बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। जय भीम नमो बुद्धाय। हम तथागत और बाबा साहेब का अनुयायी हैं, तब हमारी सबसे पहली कसौटी ये है कि हम बाबा साहेब के विजन का अंडर स्टडी करना है। उसके बाद दुनिया में क्या है ये देखना है। तो एक अनुयायी होने की परिशुद्धि और जिम्मेदारी बरकरार रहती है। इन्हीं इन्हीं मुद्दों पर नजर रखते हुए हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का धम्म ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारे ख्याल में एक बात रहनी चाहिए कि जब बाबा साहब भारत देश के संविधान पर काम कर रहे थे, तब वो बौद्ध धम्म का गॉस्पेल ऑफ बुद्ध यह ग्रंथ भी लिख रहे थे। ये आरंभिक तैयारी का ग्रंथ था। इनमें और चिंतन करके नया स्वरूप के साथ, नए विवेचन के साथ द बुद्ध एंड हिज धम्म यह इंग्लिश धम्म ग्रंथ सिद्ध हो गया। हमारे शिविर में इस ग्रंथ का अभ्यास होने जा रहा है। आज के विषय है द बुद्ध एंड हिज धम्म स्टडी ऑफ प्रेफरेंस एंड इंट्रोडक्शन। इस विषय को लेकर आज धम्म ग्रंथ के बारे में प्रस्तावना स्वरूप और परिचय स्वरूप करने के लिए आयुष्मान सचिन सुब्रसागर सर, कार्यकारी संचालक बुद्धिस्ट सेमिनरी से मैं अनुरोध करता हूं। सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान भारत साहब जी। आयुष्मान डॉक्टर राजाराम जी बड़के सर और आयुष्मान अंकुशलता गायकवाड़ जी, आपने सेशन की शुरुआत। सर आवाज कम आती है। आवाज थोड़ा सा। आवाज आप सभी को आ रहा है? आवाज मेरा थोड़ा बाकी सभी को आ रहा है? बहुत कम आवाज आ रहा है सर, बहुत कम आवाज आ रहा है। अच्छा, अभी अभी आ रहा है? थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं, आप बता दीजिए क्लियर अभी आ रहा है सर। माइक अभी आ रहा है क्लियर। अभी आ रहा है सर। अब आता है। हेलो, हाँ अभी क्लियर आवाज आ रहा है सर। अभी क्लियर आ रहा है ना, विदाउट हेडफोन एंड विदाउट माइक? हाँ हाँ। यस यस। चलिए ठीक है, मैं विदाउट हेडफोन आप सभी के साथ चर्चा करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आप सभी को मैं दोबारा सविनय जय भीम नमो बुद्धाय। 6 दिनों के बाद आप सभी के चेहरे देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? बहुत खुशी हो रही है। और लास्ट टाइम हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। आयुष्मान भास्कर जी ससा ने, इन्होंने एक अभिनव विषय को छेड़ा था। मुझे लगता है शायद आप लोगों को वो विषय याद रहेगा। और उस विषय की चर्चा करते करते तीसरा सेशन हमने शुरू किया था। रात के 10 बज गए थे और समय के पाबंदी की वजह से हमने वो सेशन एब्रप्टली वहीं पे रोक दिया था। तो मेरे मन में ये काफी सवाल थे कि उस सेशन को आज पूरा किया जाए क्या। उस सेशन को आज लिया जाए या फिर बुद्धा एंड इज धम्मा, ये धम्म ग्रंथ तो हम शुरू करने ही वाले हैं। आज से सिस्टमेटिकली हम ये ग्रंथ देखने वाले हैं, तो उस समय चर्चा में ले। तो भास्कर जी ज्वाइन हुए हैं क्या? नहीं हुए ना? ओके फाइन फाइन, कोई बात नहीं। अगर भास्कर जी ज्वाइन नहीं भी है तो भी आज मैं उस प्रश्न का यहाँ पे विवेचन करना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो प्रश्न है। लास्ट टाइम हमने 10 पारमिता देखी थी और वो भी 10 पारमिता ब्रीफली देखा था, मतलब संक्षिप्त में देखा था। और धम्म का आदर्श व्यक्तिमत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इन्होंने उनके जीवन में उन 10 पारमिताओं का पालन किस तरह से किया, ये हमने बहुत संक्षिप्त रूप में देखा है।
बुद्ध एंड इस धम्म ग्रंथ की जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे और दोबारा जब हम 10 पारामिता के टॉपिक पर आने वाले हैं बुद्ध के पहले प्रवचन के वक्त, तब एक एक पारामिता का हम डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं। राइट, मैंने बहुत ब्रीफली लिया था, एक पारामिता को हम पूरा एक सेशन समर्पित करने वाले हैं। ओके, उसके बिना पारामिता ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे। राइट, आपके भी विचार उस पारामिता के बारे में मुझे जानने हैं, तो वो पारामिता डिटेल में हम उस वक्त अभ्यास उसका करेंगे। आज मैं दोपहर 4 बजे से एक वीडियो में निर्माण कर रहा था, अपना सेमिनरी का एक वीडियो। तो विषय ये था कि समाज में जो राजकीय पुढ़ारी है, जो बाबा साहब जी का नाम लेके राजनीति करते हैं, तो उनके द्वारा कुछ हिंदू मंदिर में जाने की कृति हुई थी। कुछ पुढ़ारी ने ऐसा भी कहा था कि मैं परशुराम की बहुत बड़ी मूर्ति बनाने वाली हूँ, और कुछ पुढ़ारी जो है तो वो मंदिर में भी जाते हैं, आरती करते हैं, आवाज व्यवस्थित और येत नाहीये वो सर. समर्थन भी उनके कृति का देते हैं। सर आवाज व्यवस्थित येत नाहीये. आवाज येत नाहीये? येतोय का? आवाज येत नाहीये सर. नाही व्यवस्थित नाही येत आहे. मध्ये अडकतोय. बाकी सगळ्यांना येतोय का आवाज? आता आलाय व्यवस्थित. आता क्लिअर आलाय. हा हा, येतोय सर. मॅडमचा रेंजचा प्रॉब्लेम दिसतो काहीतरी. हा ठीक आहे. येतोय आता आवाज. ओके, येतोय आता. तर मी हे म्हणत होतो की आज संध्याकाळपासून एक व्हिडिओ मी बनवत होतो. त्या व्हिडिओचं शूटिंग झालेलं आहे, आणि जस्ट आता 5 मिनिटापूर्वी ते व्हिडिओचं काम थांबवलं आणि या सेशनला मी जॉईन झालेलो आहे. तर तो मुद्दामून तो व्हिडिओचा विषय तुम्हाला सांगतोय की राजकीय पुढारी जे मंदिरामध्ये जातात आणि त्याचं समर्थन देखील करतात, तर त्या कृतीवरती धम्माच्या माध्यमातून, बुद्धिस्ट सेमिनरीच्या माध्यमातून विश्लेषण करण्यात आलेलं आहे. तर तो व्हिडिओ आज रात्रीपर्यंत मी पोस्ट करेल, तर तो व्हिडिओ तुम्ही सगळ्यांनी पहा. राईट, आणि शेअर सुद्धा करा. मागच्या व्हिडिओला बऱ्यापैकी चांगला प्रतिसाद मिळाला सेमिनरीचा. एक 12,000हून अधिक व्ह्यूज त्याला मिळालेले आहेत, जे धम्माच्या व्हिडिओसाठी फार चांगली बाब आहे. की धम्माचे व्हिडिओ लोक पाहणं पसंत करत आहेत, ही खूप चांगली बाब. ओके, तर आज जो विषय आपण घेणार आहोत, बुद्ध अँड धम्मा या ग्रंथाची आपण सुरुवातीपासून त्याचा अभ्यास करायला सुरुवात करणार आहोत. तर याच्या अगोदर बाबासाहेबांचा एक दृष्टिकोन आपण समजून घेणं फार फार आवश्यक राहणार आहे. आपल्यापैकी किती जणांना PL नरसू हे नाव माहित आहे? कुणाला माहित आहे का नाव हे? प्रोफेसर PL नरसू. आपल्यापैकी कुणाला माहित आहे का हे नाव? हो माहित आहे. ओके, काय त्यांच्याबद्दल काही माहिती सांगू शकाल का कोणी थोडक्यात? तर प्रोफेसर PL नरसू नरसू हे दक्षिण भारतातील PL नरसू हे दक्षिण भारतातील, मला वाटते मद्रास येथील फिजिक्सचे सायंटिस्ट होते. आणि ते बॉर्न हिंदू होते, पण त्यांनी अभ्यास केला बुद्ध धम्माचा, आणि ते बुद्ध धम्मानी प्रभावित झाले. आणि त्यांचा कार्यकाळ हा बाबासाहेबांच्या आधीचा होता. साधारण किती आणि आधीचा? बुद्धावर साधारण 25 वर्ष आधीचा. ओके ओके. म्हणजे बाबासाहेबांनी बुद्ध अँड धम्मा लिहिण्याच्या आधी त्यांचं जे पुस्तक आहे बुद्धावरचं, तर
म्हणजे मेन आपला बुद्ध धम्माचा धर्म ग्रंथ करावा हा विचार बाबासाहेबांच्या मनात आला होता. पण नंतर मग बाबासाहेबांनी बुद्धावर स्वतःच लिहिणं काम सुरू केलं, लिहायचं काम सुरू केलं. तर हे होतं PL नरसू यांच्याबद्दल. प्लीज कंटिन्यू करा, डिस्कनेक्ट झालं होतं. मग ते PL नरसू बुद्धिस्ट त्रैलोक्य महासंघ मला वाटतं यांच्याशी जॉईन झाले आणि त्यांनी बुद्ध धम्माचा प्रसार केला. बस एवढंच सांगायचंय. ओके, खूप छान, खूप खूप धन्यवाद. त्रैलोक्य बौद्ध महासंघाशी जॉईन होते झाले ते. मी थोडक्यात सांगतो, आपल्या सर्वांना माहितीसाठी सांगतो, कारण आपण बाबासाहेबांचा बुद्ध आणि त्याचा धम्म अभ्यासनासाठी घेणार आहोत. तर त्या अगोदर याची थोडी पार्श्वभूमी, थोडी माहिती असावी म्हणून हा विषय मी घेतलेला आहे. प्रोफेसर PL नरसू हे फिजिक्सचे सायंटिस्ट होते, अतिशय बरोबर. तामिळनाडूमध्ये बौद्ध धम्माची चळवळ चालवणारे एक अतिशय विद्वान म्हणजे स्वामी विवेकानंद यांना भर सभेमध्ये चॅलेंज देणारं ते व्यक्तिमत्व, आणि स्वामी विवेकानंदांनी त्यांच्या समोर हार पत्करली होती, राईट, असं ते व्यक्तिमत्व आहे ते PL नरसू. त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं बौद्ध धम्मावरती. त्या पुस्तकाचं नाव आहे इसेन्स ऑफ बुद्धिज्म. इस पुस्तक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पुस्तक का पब्लिसिटी, इस पुस्तक का प्रचार ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है. इसके लिए कारण है जापान नाम का देश, जापान देश. जापान ने इस पुस्तक को उनका बौद्ध धम्म का राष्ट्रीय ग्रंथ करके, मतलब उस टाइम में पब्लिश किया था, और उसकी इतनी कॉपीज उन्होंने छापी थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिस्ट्रीब्यूट की थी. डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, इन्होंने बुद्ध धम्म के ऊपर किताब लिखने से पहले इस पुस्तक को खुद उन्होंने प्रस्तावना लिखी थी, और इस पुस्तक को उन्होंने पब्लिश भी किया था बाबा साहब जी ने, राइट. और उन्होंने कहा था कि बुद्ध धम्म के ऊपर सबसे बेहतरीन किताब ये इसेंस ऑफ बुद्धिज्म है. डॉक्टर PL नरसू, इनकी इसेंस ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के ऊपर अब तक की सबसे बेहतर किताब है जो जानकारी देती है धम्म के बारे में. ये बाबा साहब जी के बारे में नंबर 1 उनका रेफरेंस. और एक अधिक जानकारी, PL नरसू, इनका निधन 1934 में हुआ था. प्रिया जी, 1934 में PL नरसू डाइड. ओके, तो उनका और त्रैलोक्य महासंघ का कुछ संबंध नहीं है. ओके, तो 1934 से पहले उन्होंने 3 किताबें लिखी है. उन किताबों का नाम है स्टडी ऑफ कास्ट. ये एक किताब है जो 1906 में उन्होंने लिखी थी. आप सभी के जानकारी के लिए, बाबा साहब जी ने उनका कास्ट पर जो प्रबंध जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब वो गए थे, तो जब उन्होंने वो स्टडी ऑफ कास्ट लिखा था, तो उससे पहले PL नरसू, इन्होंने कास्ट के ऊपर एक किताब लिखकर प्रकाशित की थी, राइट. तो उस किताब को भी आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बेहद रिसर्च करके वो किताब बनाई है उन्होंने. तीसरी बात, उन्होंने बुद्धिज्म इन नटशेल, व्हाट इज बुद्धिज्म, और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब रिलीजन ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट. इस किताब का नाम अगर आप चाहे तो लिख लीजिए, रिलीजन ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट. ये किताब PL नरसू इन्होंने लिखी है.
और आप सभी के जानकारी के लिए बाबा साहब जी तमिलनाडु गए थे। उन्होंने पीएल नरसू इनके किताबों का शोध लिया कि किसके पास वो किताब है, और 1954 में वो पीएल नरसू इनकी रिलीजन ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट, ये जो प्रकाशित नहीं हुई थी उस वक्त किताब, वो किताब लेकर वो आए थे प्रकाशित करने के लिए। ओके, मतलब इसेंस ऑफ बुद्धिज्म, ये पीएल नरसू इनकी किताब, बाबा साहब जी कहते हैं कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन ऑन बुद्धिज्म, बेहतरीन किताब। नंबर 2, रिलीजन ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट, ये जो किताब है, वो किताब बाबा साहब तमिलनाडु जाते हैं और वहां से वो लेकर आते हैं प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि नरसू इनकी तो डेथ 1934 में हुई थी, वो इस किताब को प्रकाशित नहीं कर पाए। तो बाबा साहब जी 1954 में वो किताब लेकर आते हैं और उसको प्रकाशित करने का नियोजन करते हैं, लेकिन 2 साल में आप सभी को पता है 1954 टू 56 बाबा साहब जी की तबीयत भी बहुत खराब, बुद्धा एंड इस धम्मा इनका लिखन भी हो रहा था, और बाकी धम्म दीक्षा का भी बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स बाबा साहब जी के पीछे थे, तो इसलिए बाबा साहब जी ने वो किताब का प्रकाशन नहीं कर पाए 1956 तक। उसके बाद 2000 में, ईयर 2000 में जी अलोयसिस करके एक स्कॉलर है साउथ इंडिया में, तो वो वसंत मून इनके घर गए थे। वसंत मून, ये नाम आप सभी को परिचित होगा कि बाबा साहब जी के जितने भी राइटिंग्स है वो पब्लिश करने में वसंत मून इन फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है वसंत मून इनका। तो वसंत मून इनके पास बाबा साहब जी का अनपब्लिश्ड जो भी राइटिंग्स है वो था, और साथ में बाबा साहब जी ने 1954 में नरसू जी की जो किताब लाई थी, अनपब्लिश्ड राइटिंग थे, वो भी थे। तो जी अलोयसिस 2000 साल में नरसू जी की किताब ढूंढते ढूंढते आए, उनको पता चल गया था कि बाबा साहब जी ने इसको छपाने के लिए लेके गए थे। तो 2000 में ये किताब उन्होंने ली और 2002 में इसको पब्लिश किया था जी अलोयसिस इस स्कॉलर ने। ये सब आपको बताने की वजह मैं बताता हूं। पीएल नरसू, इनको बाबा साहब मानते थे उनके बुद्धिज्म की किताब के बारे में, और पीएल नरसू और बाबा साहब जी इनके बुद्धिज्म के बारे में विचार एक जैसे है। एक जैसे मतलब बुद्धिज्म के बारे में, धम्म के बारे में, आधुनिक समय में धम्म को किस तरह से प्रस्तुत करना है, इसके बारे में पीएल नरसू और बाबा साहब जी के विचार एक जैसे हैं। और ये पीएल नरसू इनके किताब से भी हमें पता चलता है। तो एक बात कॉमन है या फिर विशेष है बाबा साहब जी के बारे में, जो यहाँ पे आप और हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। धम्म को बाबा साहब जी ने रैशनल यानी तार्किक दृष्टिकोण से देखा है, तार्किक दृष्टिकोण से धम्म को प्रस्तुत किया है। मतलब रैशनल व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडीइंग बुद्धिज्म, राइट। तो बाबा साहब जी का दृष्टिकोण, इस दुनिया में अलग अलग धम्म गुरु है, धम्म का अभ्यास करने वाले लोग हैं, तो इन सभी में बाबा साहब जी का जो दृष्टिकोण है, इसमें खासियत क्या है? बाबा साहब जी का दृष्टिकोण रैशनल है। अभी रैशनल के बारे में कोई कुछ बता सकता है क्या? रैशनल का मतलब क्या, तार्किक का मतलब क्या है? कोई चीज अगर कोई चीज अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो चीज का क्या महत्व है, ये जो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सच है या झूठ है, तार्किक दृष्टि से उसको अपनाना, वो चीज वो बाबा साहब करते हैं। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या बात है?
हाँ, वो रैशनल मतलब कैसे पता करेंगे आप? हर बात को What is the, हर बात को उन्होंने तर्क के आधार पर जांचने की कोशिश की और उसके बाद ही उसको फाइनल किया उन्होंने। जैसे प्रज्ञा के एंगल से देख के उन्होंने उसको अपने लिखान में दिया है उन्होंने। यानी भगवान बुद्ध एंड धम्म के जो हर एक पॉइंट है वो उन्होंने तर्क के आधार पर जांचने के बाद ही उसको पुटअप किया है। इसके लिए वो तार्किक दृष्टि से था उनका। शॉर्टली मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा कोई सुनार सोने को जैसा वो पत्थर के ऊपर घस के देखता है कि ये सोना ही है, राइट, उस तरीके से भाषा हर चीज को परख के ही उसको मानते। ओके। और कोई उदाहरण दे सकता है तर्क के बारे में? तर्क से आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये बाबा साहब जी की पहचान है। बाबा साहब जी के दृष्टिकोण में जो धम्म है, उस धम्म की ये पहचान है कि his views are rational. When can we say that okay, particular thing is rational? Rational approach. बुद्धि का इस्तेमाल Yes, करना, please. हर चीज में बुद्धि का इस्तेमाल। नहीं, बुद्धि का तो है, ठीक है, बट और एक भगवान बुद्ध ने इस तर्क के बारे में कुछ बताया है क्या? हाँ, अपनी बात को त्याने ठामपणे म्हणतो नाही का आपण, आपली गोष्टी जी आहे ना ठामपणे सांगणे की मी हे जे बोलतो आहे ते योग्य आहे, बरोबर आहे, त्याला म्हणता येईल रॅशनल. ओके ओके. नाही, त्याला त्याला अजून थोडंसं जरा स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. एनीबडी सायन्स स्टुडंट कोई है क्या? सायन्स प्रयोग कर. चिकित्सक एखादी गोष्ट जी घडली आहे तिला काही कारण असते आणि तिचं काही आउटपुट असते, तिच्या बळावर परीक्षण कार्यकारण भाव त्याच्यामध्ये येतो. व्हेरी गुड. कोणी सांगितलं कार्यकारण भाव? विजय. बर, कार्यकारण भाव सुद्धा सांगा आता. कार्यकारण भाव शब्द सांगितला तर म्हणजे काय? कुठलीही एखादी गोष्ट जी घडते आहे ती कशामुळे घडते आहे, ती कशामुळे घडते आहे, त्याच्या मागे काय कारण आहे, या कारणामुळे घडते किंवा त्या कारणामुळे घडते हे परखून पाहणे, त्याला तो कार्यकारण भाव. कुठल्याही गोष्टी घडतात परीक्षण करणे. हा, येस, परीक्षण करणे. बुद्धीच्या कसोटीला परीक्षण करणे, बुद्धीच्या कसोटीवर. तुमच्याकडे 5 सेन्सेस आहेत मानवाकडे, ठीक आहे? डोळे आहे, नाक आहे, जीभ आहे, कान आहे, त्वचा आहे आणि शेवटी झालेलं ते मन आहे. बरोबर आहे का नाही? तर तुम्ही या 5 सेन्सेस आणि ते मन याच्या आधारावरती ती गोष्ट तपासून पाहिजे तुम्हाला. ती गोष्ट खरंच बाबा आहे का त्या पद्धतीची जे सांगत आहेत तशी तुम्हाला ती तपासून पाहायचंय. म्हणजे परीक्षण हा शब्द खूप महत्वाचा आहे की असं खरंच घडतंय का, ते निसर्ग नियमांना धरून आहे का, हे परीक्षण करून तुम्ही पुढचं अनुमान निर्माण करणं, याला तर्काच्या कसोटीवर चेक करणं असं म्हणतात. कोणतंही आपण अनुमान करतो, कोणतंही आपण कन्क्लुजन करतो, त्याच्या अगोदर त्या गोष्टीला या शास्त्रीय पद्धतीने चेक करणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यानंतरच त्याला विश्वास ठेवणं. तर याला रॅशनल व्ह्यू असं म्हणता येतं. तर बाबासाहेबांचं, P.L. नरसू यांचं बुद्ध धम्म प्रस्तुत करण्यामध्ये जे साम्य आहे किंवा एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे रॅशनल अप्रोच. जो रॅशनल अप्रोच तथागत भगवान गौतम बुद्धाने ब्रह्मजाल सूत्रामध्ये देखील सांगितलाय
कालाम सुत्तामध्ये देखील त्यांनी तो सांगितलेला आहे. राईट. कालाम सुत्त म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्याचा तो जाहीरनामा आपण त्याला म्हणता येईल, की आपल्याला ती गोष्ट तपासून, भले ते पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेलं असेल, पण आपल्याला ती गोष्ट तपासून घ्यायची आहे. खरंच बाबा त्या उद्दिष्टाची ती आहे ती गोष्ट, हे तपासून मग ती आपल्याला स्वीकारायची आहे. तर हा रॅशनल जो अप्रोच आहे, हा रॅशनल अप्रोच नेमका कसा आहे याच्यावरती अधिक लिखाण, अधिक भाष्य तुम्हाला P.L. नरसू यांच्या रिलिजन ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट या पुस्तकामध्ये तुम्हाला पाहावयास मिळेल. जर तुमच्या माहितीमध्ये, जर तुमच्या वाचनामध्ये हे पुस्तक जर कुठं आढळलं तर तुम्ही ते हमखास घ्या. कारण बाबासाहेबांनी ते 1954 साली स्वतः प्रकाशित करण्यासाठी ते पुस्तक आणलं होतं. माझ्याकडे एक कॉपी आहे आणि मी एवढा आभारी आहे त्या व्यक्तीचा, माझे मामाच आहेत, की ज्यांनी मला ही कॉपी उपलब्ध करून दिली. खूप रेअर पुस्तक आहे ते आणि खूप महत्वाचं पुस्तक आहे, ज्याच्यामध्ये बऱ्याच संकल्पना तुमच्या स्पष्ट होतात. आता एवढं सगळं तुम्हाला रॅशनॅलिटी बद्दल सांगण्याचं कारण म्हणजे बुद्ध अँड हिज धम्मा या पुस्तकामध्ये अशा काही घटना आलेल्या आहेत किंवा असं काही त्याचं विवरण आलेलं आहे की ज्याच्यामुळं रॅशनॅलिटी संदर्भात एक प्रश्न निर्माण होतो, जो प्रश्न मागच्या वर्कशॉपमध्ये यांनी भास्कर ससाने यांनी उपस्थित केला होता. राईट. तो प्रश्न भास्कर ससानेंचा प्रश्न असा होता की 10 पारामिता लोक सगळे सांगतात, पण बोधिसत्वाचे बुद्ध होण्याची जी प्रक्रिया आहे, बोधिसत्व ज्या 10 अवस्थेमधून जातो आणि त्याच्यानंतर शेवटचा जन्म म्हणजे बुद्धाचा असतो, तर हा काय प्रकार आहे असं त्यांनी प्रश्न विचारला. आता मी तुम्हाला सुद्धा हा प्रश्नाची चर्चा आपण थोडक्यात करू रॅशनल दृष्टिकोन समजण्यासाठी. पण बाबासाहेबांचं P.L. नरसू यांच्यासोबतचं कनेक्शन नंबर 1, त्यांचं इतर ठिकाणी रॅशनल अप्रोच धम्माच्या बाबतची अनेक लिखाणं आणि 1900